हमारा ये वीडियो आपका जीएस का जो आपका उत्तराखंड की तैयारी करने वाले या किसी भी जीएस तो हर जगह एक समान ही है, तो उससे रिलेटेड है। इसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल और आपका कंप्यूटर जो आपसे पूछे जा रहे हैं लोक सेवा आयोग और आपका यूके ट्रिपल एससी द्वारा, उनके क्वेश्चनों का संग्रह बना रखा है। हर तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन है, आप इसे करिए। हमारा जो संजय देव क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है, वहां से पीडीएफ से इसको प्राप्त कर लें और खुद सॉल्व करें, उसके बाद यहाँ से मिलान कर ले। इसका मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आरओ की तैयारी आगे करने की सोच रहे हैं उत्तराखंड, लोअर पीसीएस या पीसीएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं या दरोगा का पेपर है, उनके लिए जीएस काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सभी आपके बच्चों से मेरा निवेदन है कि वो आपके इसको बहुत सीरियसली करें, उससे उनकी एक तो आदत बनी रहेगी टेस्ट देने की, और दूसरा बहुत सारे क्वेश्चनों का संग्रह भी हो जाएगा। एक्सप्लेन कर दे रहा हूं तो उससे आपको बहुत सारी जानकारियां भी मिल जाएंगी डेप्थ में। और बाकी आपको कैसा लग रहा है वीडियो या हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है, उसके लिए आप कमेंट जरूर करें हमें, उससे हमारा थोड़ा उत्साहवर्धन हो जाता है आगे काम करने के लिए। तो हम शुरू कर रहे हैं। पहला जो हमारा आपका सामान्य अध्ययन का वो है, पहला क्वेश्चन में इसमें हिस्ट्री का है, तो इसमें सेक्टर कर दिए हमने। तो इसमें हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटी है, फिर आपका इकोनॉमी है और लास्ट में कंप्यूटर है। इस तरीके से करा है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पाई स्थल की वर्तमान स्थिति सही नहीं है? इनमें से कौन सा हड़प्पाई स्थल ऐसा है जिसकी वर्तमान स्थिति सही नहीं है? आलमगीरपुर आपका मेरठ बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर कहां है? मेरठ में। दूसरा लोथल, ये सबसे पूर्वी स्थल भी हड़प्पाई सभ्यता का। लोथल गुजरात, ये भी बिल्कुल सही है, भोगवा नदी के किनारे। एक आपका बंदरगाह नगर है हड़प्पाई सभ्यता का। कालीबंगा, कालीबंगा गलत दिख रहा है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, बल्कि कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में। रोपण, रोपण आपका पंजाब में है। हड़प्पाई सभ्यता का जो आपका एक ऐसा स्थल जहां से नवपाषाण कालीन जो आपका बुर्जहोम है जम्मू कश्मीर का, उसकी तरह से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के अवशेष मिले। और दूसरी चीज, भारत में आजादी के बाद सबसे पहले खोजा गया स्थल पंजाब का रोपण ही है। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर, महाबलीपुरम कहां है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां है महाबलीपुरम। तो वहां पर विशाल चट्टानों को, शिलाओं को काट करके उन्हें रथों का आकार दिया गया है। इसमें आपके 7 रथ हैं। वैसे तो ये यहाँ पर आपके रथ मंदिर ही कह रहा है, 7 रथ हैं, जिनमें से 5 पांडवों के हैं, एक द्रौपदी का रथ है और एक आपका कुंती का रथ है। तो इन जो आपका महाबलीपुरम के रथ मंदिर है, इन्हें सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। इनका निर्माण आपके पल्लवों ने कराया था। भारत में द्रविड़ स्थापत्य कला के जो जनक हैं, उनके निर्माता पल्लव राजवंश, जिनका इस क्षेत्र में कांचीपुरम जिनकी राजधानी थी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो महाबलीपुरम इसके एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और नेहरू का निर्माण, बाजार व्यवस्था, खलीफा की उपाधि, सांकेतिक मुद्रा। सूची 2 में अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? बाजार नियंत्रण, यानी कि ए का क्या है? 2। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तराधिकारी था, इसका क्या था? खलीफा की उपाधि। ये थोड़ा पागल किस्म का था, इसके बारे में आपने सुना होगा कि ये दरबार में कभी कभी नग्न ही आ जाता था, कभी कभी स्त्री की वेशभूषा में आ जाता था। इसने कहा कि खलीफा खुलीफा कुछ नहीं होता, मैं ही खलीफा हूं आज से, और मुझी को खलीफा माना जाए। क्योंकि खलीफा क्या है, इस्लाम में सबसे बड़ा धार्मिक पद होता था दिल्ली सल्तनत के समय। उसके आपके बगदाद के खलीफा से आज्ञा लिए बिना भारत में भी राज्याभिषेक नहीं होता था किसी इस्लामिक शासक का, सुल्तान का। तो इसने कहा कि मैं खुद ही खलीफा। मोहम्मद बिन तुगलक, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसने कांसे की मुद्रा चला दी, जिसके कारण क्या हुआ? सभी लोगों ने मुद्रा बना दी घर के बर्तन गला करके। इससे इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही गड़बड़ा गई थी। तो सी का 4 है फिरोज शाह तुगलक। डी का क्या है? 1। बहुत बड़ी मात्रा में नहरों का निर्माण कराया और भारत के इतिहास में पहला शासक है जिसने सिंचाई का कर लगाया था। तो नहरों का निर्माण कराने के कारण ही सिंचाई कर लगा पाया था फिरोज शाह तुगलक।
तो 2 3 4 1 किसमें है? 2 3 4 1 पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय भारत में पहला डाक टिकट जारी हुआ था? किसके समय हुआ था? देखो 1853 में भारत में पहला डाक टिकट जारी हुआ था तात्कालिक कराची। उस समय पाकिस्तान बना नहीं था, अभिन्न भारत का ही हिस्सा था, और ये सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। और पहले डाक टिकट के जारी करते समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, और इसके ही अगले वर्ष 1854 में भारत में पोस्ट ऑफिस एक्ट आ गया था। उसके बाद भारत में पोस्टल सेवा एक नियमित आपका सरकारी सेवा बन गई। तो पहला डाक टिकट आपका 1853 में कराची में सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉर्ड डलहौजी के समय जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 है और ये सूची 2 है। तो इसमें कुछ विद्रोह दिए हुए हैं और उनके स्थान है। मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, केरल, बिहार, बंगाल, अवध। ठीक है, तो इसमें आपका जो मोपला विद्रोह था, मोपला विद्रोह ए कहां हुआ था? मालाबार तट यानी कि केरल में, ए का 1। पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में, केवल महारानी और महारानी की रैयत बन के रहना चाहते हैं, ऐसा पावना विद्रोह के लोगों का कहना था। जमींदारों के आपका जमींदारों और जो सन्यासी है उनने मिलकर के ये आंदोलन किया था। तो बी का 2 है। ए का आंदोलन मदारी पासी था, इसने आपका सीतापुर, बहराइच, अवध जो क्षेत्र था उसमें आपका आंदोलन किया था। ए का 4 और बिरसा मुंडा आंदोलन बोलते हैं, ये आपका तात्कालिक बिहारी कह सकते हो इसको, वैसे तो आपका झारखंड में चला गया ये बिरसा मुंडा जो क्षेत्र है, मुंडा आंदोलन जहां हुआ था मुंडा जनजाति का। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का बिरसा मुंडा बिहार 2 और पावना 3 है। 1 3 4 और 2, 1 3 4 और 2 पहले ही ऑप्शन में सही हो गया है, हमें 1 3 4 और 2 मिल गया है, तो इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन, देखो भारत में जिस समय आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे, भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बहुत महान नायक हैं, अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान बोलते हैं। तो वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जिसे बोलते थे, यानी कि अफगानिस्तान से लगता हुआ आजकल के पाकिस्तान का क्षेत्र, तत्कालिक भारत के पूर्वोत्तर प्रांत का, उस क्षेत्र में आपके जो गांधीवादी आंदोलन है उसके लीडर थे, तो उन्होंने बनाया था लाल कुर्ती आंदोलन, उन्होंने ही चला था, क्योंकि इनके जो आपके सत्याग्रही होते थे वो लाल कुर्ता पहन करके आते थे, इसीलिए उसे लाल कुर्ती कहा जाता था। वैसे इनके संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार। ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत फेमस हो गए थे सीमांत गांधी। और आपको पता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जो आपका गोली नहीं चलाने का आदेश दिया था, ये वही लोग थे। खुदाई खिदमतगार जो सेना थी अब्दुल गफ्फार खान की, तो उसी के सदस्यों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने, जिसके कारण उन पर पेशावर कांड का केस जारी हुआ। तो पेशावर वही है सीमांत गांधी के, और सीमांत गांधी पहले ऐसे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। तो इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थलाकृति पवन निर्मित नहीं है? पवन निर्मित, इंसेलबर्ग पवन से बनते हैं, ज्यूजेन पवन से बनते हैं, यार्डंग और जुगजेन लगभग सेम ही होते हैं, इसमें बस वर्टिकल और आपका क्षैतिज जो होता है उसका अंतर होता है। पुलिन आकृति पवन निर्मित नहीं है। पुलिन आकृति आपके समुद्री लहरों से बनती है। समुद्री लहरें बालू इकट्ठा करके बालूकाश में बना देती हैं, यानी कि बालू के ढेर इकट्ठा कर देते हैं, उन्हें पुलिन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत नहीं कह रहा है, गलत वो मत पालना, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कह रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, ज्वालामुखी नहीं कह रहा है बल्कि सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कह रहा है। ज्वालामुखी पर्वत तो आपको पता है माउंट एकांकागुआ है सबसे ऊंचा, लेकिन जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है वो आपका माउंट एकांकागुआ के ही ऊपर एंडीज पर्वतमाला में ही है, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है।
इक्वाडोर, ये संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब जिससे लावा निकल रहा है, वो आपका कोटोपैक्सी है इक्वाडोर का। ये भी आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो एंडीज पर्वतमाला है, जिसमें माउंट एकांकागुआ है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर, उसके ठीक उत्तर में स्थित है। तो ये है। बाकी विसुवियस और एटना ज्वालामुखी सक्रिय हैं और आपके जो इटली का सिसिली प्रायद्वीप है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्रेकाटाओ आपका इंडोनेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ऊंचाई कम है इनकी, उतनी ऊंचाई नहीं है जितनी इसकी है माउंट कोटोपैक्सी की। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित कायांतरित चट्टान क्या है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान उन चट्टानों को कहते हैं जो बेसिक रूप से या तो अवसादी होते हैं या आग्नेय। उन पर यदि अतिरिक्त दाब और ताप बढ़ता है तो उनका स्वरूप बदल जाता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि हम जब दही को दूध फट जाता है तो उसके चीथड़ों को एक कपड़े पर टाइट से बांध करके उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं, तो उससे एक घना पदार्थ बन जाता है जिसे हम पनीर बोलते हैं। इसी तरीके से धरती में दाब बढ़ने से, अगर नीचे मान लो चूने की चट्टान है तो दाब बढ़ेगा तो वो चूना बहुत ज्यादा घना बन जाएगा और घनत्व बढ़ने के कारण वो संगमरमर बन जाएगा। कोयले से ग्रेफाइट बन जाता है या हीरा बन जाता है। तो इस तरीके से अतिरिक्त दाब और ताप के कारण मूल चट्टानों में जो परिवर्तन आ जाता है, तो परिवर्तित चट्टानों को हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। तो इनमें बेसाल्ट चट्टान से कायांतरित, मूल रूप से जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट चट्टान से जो कायांतरित चट्टान बनती है उसको बोलते हैं ग्रेबो। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टान से निर्मित कायांतरित चट्टान को ग्रेबो बोला जाता है। मणिपुर से संबंधित जनजाति नहीं है। आपको पता है मणिपुर आजकल बहुत हाईलाइट है। मणिपुर में आपका दो आपके जनजातीय समूह मुख्य रूप से है। इसमें मैतेई तो आपका मूल है और दूसरा है कुकी। इन दोनों के बीच ही संघर्ष चल रहा है। कुछ बहुत मात्रा में वहां पर पहाड़ियों में नागा भी पाए जाते हैं। तो ये तीन तो हैं। बोडो नहीं है, बोडो असम की जनजाति है। बाकी आपका ये मैतेई जनजाति यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति। अभी जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, जो संघर्ष हो रहा है, वो इन दोनों जनजातियों के बीच अपने अपने अस्तित्व को लेकर के हो रहा है। कथन एक और कारण दो। जब आपको कथन कारण करने होते हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि कथन और कारण, सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कथन और कारण में जो चीज स्टेटमेंट दी गई है वो दोनों सही है या नहीं। और दूसरी चीज, जब आप कथन पढ़ लेते हो एक बार, कारण भी एक बार पढ़ लेते हो, तो दोबारा अगर आपको स्पष्टीकरण चाहिए, तो जैसे मैं पढ़ रहा हूं, हाल के वर्षों में भारत में प्राकृतिक गैस उत्पादन में वृद्धि हुई है, सही है। भारत में प्राकृतिक गैस के बृहद भंडार हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि भारत में प्राकृतिक गैस के बृहद भंडार नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम भंडारों के ऊपर ही तैरती हुई अवस्था में पाई जाती है। तो पेट्रोलियम भंडार उतने नहीं है भारत में, तो प्राकृतिक गैस के भंडार भी उतने नहीं होंगे। बृहत्तम भंडार नहीं है, परंतु बृहत्तम नहीं है। तो इसका मतलब ये तो सही हो गया, ये गलत हो गया है। तो यहां तो सीधा निकल गया कि ए सही है किंतु आर गलत। मान लो ए सही है किंतु आर गलत, मान लो ये ऐसा नहीं होता और ये वाला बन रहा होता, ए भी सही होता और आर भी सही, तब क्या करते आप? हाल के वर्षों में भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन में वृद्धि हुई है क्योंकि भारत में प्राकृतिक गैस के बृहद भंडार है। अगर इसके साथ क्योंकि लगाने के बाद ये इसका स्पष्टीकरण दे देता है, इसकी व्याख्या कर देता है, तो ये इसका सही हो जाता है। परंतु ये फैक्ट ही गलत दिया हुआ है, तो यहां स्पष्टीकरण नहीं करा। अगर ये फैक्ट सही होता, अगर भारत में बृहत्तम भंडार भी होते, तो क्योंकि लगाने के बाद आ जाता ना, देखो हाल के वर्षों में भारत में प्राकृतिक गैस उत्पादन में वृद्धि हुई है क्योंकि भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार, बृहत्तम प्राकृतिक गैस के भंडार है। तो ए और दो दोनों सही हो जाते और आर ए की व्याख्या भी कर लेता, परंतु यहाँ ये फैक्ट गलत दिया हुआ है, तो यहाँ केवल क्या बन रहा है? ए सही है किंतु आर गलत है। इनको ऐसे ही किया जाता है, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहरों को उनके राज्यों में स्थिति के आधार पर सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये नहरें हैं इधर और ये आपके राज्य हैं। बेतवा नहर जो ए है वो है उत्तर प्रदेश में, ए का 2। त्रिवेणी नहर बिहार में है, बी का 4। पार्वती नहर राजस्थान में है, सी का 1। और डी गोदावरी नहर आपका महाराष्ट्र में है, तो डी का 3। 2 4 1 3 इसका विकल्प सही होगा, 2 4 1 3। तो हम चलते हैं विकल्प में, कूट में 2 4 1 3 किसमें है? 2 4 1 3 पहले ही विकल्प में आ गया है, तो इसका ये सही हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, पॉलिटिकल आ गया आपका, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होते हैं।
नहीं, ये सही नहीं है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। गणतंत्र में भी होते हैं संसदीय शासन। इंग्लैंड में आपका गणतंत्र नहीं है, वहां भी है संसदीय शासन, ये भी सही नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि यहाँ के जो भारत का कार्यपालिका का प्रमुख, यानी कि देश की कार्यपालिका का प्रमुख है, वो चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। तो यही है, भारत का राष्ट्रपति क्या है, वंशानुगत नहीं हो सकता। तो शासन का प्रमुख वंशानुगत नहीं है तो गणतंत्र है, वंशानुगत है तो राजतंत्र है। जैसे ब्रिटेन है, लोकतंत्र भी है और राजतंत्रीय व्यवस्था भी है, इसलिए तो यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है उसे। किंगडम का मतलब क्या है, गणतंत्र थोड़ी है, किंगडम का मतलब राजशाही है। भारतीय राज्यों का, भारत राज्यों का संघ है, ये भी इसका वो नहीं है, तो ये वाला सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, समानता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ये चार आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनसे कोड का चयन करना है। राज्य द्वारा धर्म और प्रजाति के आधार पर गैर विभेदन, यानी कि प्रजाति और धर्म, यानी कि वंश और आपके धर्म के आधार पर आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। ये समानता के अधिकार में है, अनुच्छेद 15 में। जो 6 आधार हैं उनमें से ये 2 भी है। कानून के समान संरक्षण, ये भी है अनुच्छेद 14 में, ये भी समानता के अधिकार में। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन समानता के अधिकार में नहीं है, ये आर्थिक अधिकार है और ये नीति निर्देशक तत्व में है, ना कि मौलिक अधिकारों। रोजगार प्राप्त करने में अवसर की समानता, ये बिल्कुल है। लोक नियोजन में अवसर की समानता 4। तो इसमें से 3 स्टेटमेंट सही है, एक नहीं है। 1, 2 और 4 सही है, तो इसका सही आंसर होगा डी, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। ए दूसरी, बी 8वीं, सी 10वीं और डी 11वीं। दल बदल किस में है, 10वीं में। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी जो कानून लाया गया था, उसके लिए भारत की 10वीं अनुसूची बनाई गई, जिसमें दल बदल करने वालों के लिए बहुत सारे आपके सख्त प्रावधान लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है। किसमें है, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखेगा। अगला क्वेश्चन है, ये फिर कथन कारण आ गया है। देखो अब इसमें देखो, धन विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, बिल्कुल नहीं बुलाई जा सकती। संयुक्त बैठक धन विधेयक में नहीं आ सकती, बिल्कुल सही फैक्ट है। वित्तीय मसले पर अंतिम अधिकार लोकसभा का होता है, मतलब वित्तीय मसले पर अंतिम अधिकार लोकसभा का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा का अंतिम अधिकार होता है तो राज्यसभा को इन्वॉल्व करने की जरूरत होती नहीं, इसीलिए संयुक्त बैठक नहीं आती है। अब पढ़ो इसको, धन विधेयक के संबंध में संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि वित्तीय मामले पर अंतिम अधिकार लोकसभा का होता है। दोनों फैक्ट सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। देखो यहां पर सही हो गया है, यहां पर क्या हो गया है, सही हो गया है। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है, इसकी वजह ये। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है। पंचायती राज, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची के विषय पर वित्त आयोग का गठन, राज्य आपके सूची के विषयों पर जो भी आपके संवैधानिक पदों का गठन किया जाएगा वो राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ये। अब आ गया हमारे पास कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रोम। कौन सी होती है, रोम। आपका जो वॉलेटाइल मेमोरी है, ऐसी मेमोरी को कहा जाता है जो कार्य करते समय स्थायी मेमोरी होती है, और जो आपका यदि विद्युत की सप्लाई बंद हो जाए तो वो मेमोरी काम नहीं कर पाती है। तो रोम एक ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर में आपके डेटा को संचालित करने के लिए आवश्यक होती है, जबकि अन्य मेमोरियां स्थायी मेमोरियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सल्यूट कहा जाता है। 3 फिंगर सल्यूट, 3 फिंगर सल्यूट मतलब इस कमांड को आप अगर
क्या करोगे, इस कमांड को कंप्यूटर को दोगे तो कंप्यूटर अगर हैंग हो गया, मान लो ये कमांड आपने दी, तो कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में जब भी आपका कंप्यूटर फंस जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, तो हम इसे 3 कमांड मेमोरी के द्वारा क्या कर सकते हैं, आपके बंद कर सकते हैं। तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ये तीनों बटन अगर एक साथ दबाए तो कंप्यूटर क्या कर जाता है, अपने आप बंद हो जाता है, हैंग की अवस्था से बाहर निकल आता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यकता होती है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखो कंप्यूटर में आपके किसी भी चीज को आपके उसमें इंस्टॉल करना ही क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। इंस्टॉल किसे किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके बिना तो कोई चीज इंस्टॉल हो ही नहीं सकती है। तो इसका सही आंसर यह है। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। किसी डिस्क को, जो मेमोरी डिस्क होते हैं, उनको ट्रैक और आपके सेक्टर में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई का प्रवर्तक कौन है। भारत के 2 जो सबसे महत्वपूर्ण आपके क्या हैं स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा जो भारत सरकार का है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो आपका उसका जो प्रवर्तक है वो आईडीबीआई बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1964 में स्थापित हुआ था आईडीबीआई, तो इसी ने आपका फाइनेंस किया था किसको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। अगला क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी का था, कौन सा एक सरकार का गैर योजनागत व्यय नहीं है। गैर योजनागत, योजनागत और गैर योजना, ऐसे व्यय जिनको सरकार प्रति वर्ष करती है, उसके लिए किसी योजना को लाने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी को सैलरी देनी है, साल में कर्मचारियों की जो सैलरी है उसके लिए योजना बनाने की जरूरत थोड़ी है, वो तो आपका सरकार के ऊपर अपने आप भारित है। जैसे ऋण अदायगी, सरकार ने लोन ले रखा है तो वो तो देना ही है, तो वो आपके किसमें, आपके योजनागत में नहीं आएगा। जैसे रक्षा व्यय है, हर साल देश की सुरक्षा के लिए जो खर्च किया जाता है वो योजनागत में नहीं आता है। तो योजनागत व्यय कौन सा है इसमें से, जो गैर योजनागत नहीं है वो योजनागत होगा, सरकार के राजस्व व्यय, ये आपके क्या होते हैं, योजनागत व्यय होते हैं। बाकी ये सब गैर योजनागत, जो हर साल करने अनिवार्य हैं, सरकार के ऊपर भारित होते हैं, वो आपका गैर योजनागत कहलाते हैं। और जिनके लिए सरकार क्या करती है, हर साल बजट से एक प्रावधान करके योजना बनाती है, उन्हें योजनागत व्यय बोलते हैं। भारत सरकार द्वारा 1966-67 में सर्वप्रथम किस फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया था, एमएसपी। भारत में एमएसपी सर्वप्रथम किसको दिया गया था, गेहूं को। सबसे पहले एमएसपी मिला था गेहूं को। हरित क्रांति के बाद इसी के उसमें वृद्धि हुई थी, तो इसी को सबसे पहले दिया गया था। तो ये हमारा 25 क्वेश्चनों का संग्रह है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।